हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और हम बात किसकी कर रहे हैं? शिखर 2.0। और आप सभी का स्वागत है इजीली के प्लेटफॉर्म पर। तो भैया शिखर 2.0 बिजनेस स्टडीज की क्लासेस चल रही है। क्लास 12 में जब बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो केस स्टडीज रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आते हैं। भैया केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने की टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो केस स्टडी में कोई टेंशन नहीं होगी। तो बच्चों की जो नंबर करते हैं वो केस स्टडीज में करते हैं, हम वो काम होने दें। कैसे नहीं देंगे भैया? हम क्या करवा देंगे? आपकी तैयारी कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। तो हम बात कर रहे थे किस चैप्टर को? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। और पिछली क्लास में हमने हेनरी फॉवेल के बारे में थोड़ा पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, और एक और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था। तो आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बात जो है दैट इज, हमने बात की थी फेयोल्स प्रिंसिपल्स को लेके, दैट इज 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए हमने डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर ली थी। वर्क को डिवाइड कर देना है स्मॉल यूनिट्स के अंदर, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वर्क को डिवाइड कर दीजिए, उससे स्पेशलाइजेशन आएगा। दूसरा हमने बात किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। ठीक है कि दोनों में बैलेंस होना जरूरी, नहीं तो मिसयूज होगा और काम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड द अदर 12 रिमेनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम किस किस के बारे में बात करेंगे? तो आज सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे डिसिप्लिन को लेके भैया। तो जब भी डिसिप्लिन को लेके बात आती है, जैसे आपकी पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही है कि भैया आप डिसिप्लिन रहेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी गोल्स भी इजीली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन और गोल्स जो अपने बारे में बात करना चाहता है, तो यहां पे डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट से भी कनेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब भैया काम करने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करना है तो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज को फॉलो करना भी जरूरी है। तो बेसिकली डिसिप्लिन कहता क्या है? रेफर्स टू जनरल रूल्स, रेगुलेशन और सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन का मतलब बोलते हैं ना, यू आर अनडिसिप्लिन्ड, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशन, जैसे आपके ऑफिस, आप स्कूल जाते हो बेटा, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन है भैया 7 बजे आपको अपनी प्रेयर ग्राउंड में पहुंच जाना है प्रेयर करने के लिए। फिर लंच ब्रेक होगा, उस समय लंच होगा। जिस समय ऑफ स्कूल स्टार्ट ऑफ पीरियड जो होगा 45 मिनट्स का पीरियड होगा। तो सब कुछ का डिसिप्लिन होता है। ठीक है, आप अगर बाहर जाना चाहते हो, जो क्लास में टीचर प्रेजेंट है उससे आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप हर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका घर हो, घर में भी जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक बेसिक रूल जो आपके घर में अभी एप्लीकेबल हो रहा है वो क्या हो रहा है? पानी की बोतल भर के रखनी भैया, बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। और पानी की बोतल अगर आपने फ्रिज से निकाली और खाली छोड़ दी तो फिर जो आज पिटाई होगी आपकी, मम्मी जो डांटेगी, हो पूछो मत। अभी भी इस एज में भी अगर मेरे से हो जाती ना, वही डांट सुनने को मिलती। कितनी बार कहा तेरे को यार पानी की बोतल भर के, दिन भर मैं भरती रहूंगी, पानी खराब हो जाता है, बाद में प्यास लगती है, फिर बोलते हो ठंडा पानी नहीं बचा। तो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे घर में एप्लीकेबल होता है। सो साथ में डिसिप्लिन को जब बोलते हैं तो देखिए ब्लू में मैंने आपके लिए लिख रखा है, दैट मींस कमिटमेंट। कमिटमेंट भी डिसिप्लिन के अंदर ही आता है। नाउ हाउ डज द कमिटमेंट वर्क्स बेटा? कमिटमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसको एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। जैसे हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि बोल दीजिए, मान लें कि मैंने आपको बताया था एक बार, ये क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट है तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो है एक दूसरे के प्रति अगर इनका कोई वो काम है, तो इसने अगर कुछ बोला है कि भैया आप ये काम कर दोगे, उसके बदले आपको कंपनी की तरफ से फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो काम सबऑर्डिनेट कर देता है तो सुपीरियर को भी वो कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे पाथ नहीं है, यह 2 वे कम्युनिकेशन है। दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो इट इज ऑल्सो मीन्स कमिटमेंट इफ द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स ईच अदर। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी कमिटमेंट और एक दूसरे के प्रति भी कमिटमेंट होना चाहिए। डिसिप्लिन रिक्वायर्स एट एवरी लेवल, हर लेवल पर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो अगर आप गलती करोगे तो पेनल्टीज मतलब पनिशमेंट वगैरह भी मिलने की पूरी संभावना आपको इसके अंदर होती है। भाई जब अच्छी काम कर रहे हो तारीफ मिलनी चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। पर अगर आपने कुछ गलती करी है और उससे नुकसान हुआ है तो फिर
फिर उसका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी बुरे हाल में थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। कंपनी ने भैया अपने जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, उनको बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम काम करेंगे तो हम ये जो ऑर्डर है इसको फुलफिल कर लेंगे, जो हमारे पास ऑर्डर आया है इसको फुलफिल कर लेंगे, और इसको फुलफिल कर लेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा। और अगर आप ये करेंगे तो अभी हम आपको पे नहीं कर सकते ओवर टाइम के लिए, पर वंस वी गेट कंप्लीट आवर ऑर्डर तो हमें मिल जाएगा अच्छा खासा पैसा, और फिर हम उस प्रॉफिट में आपको पे करेंगे। ये बात अच्छी लगी, जो अच्छी लगी सबको, ठीक है। तो वर्कर्स मान लिए, सबऑर्डिनेट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, एम्प्लॉइज तो एक्सेप्ट कर लिया यार कंपनी के लिए करना, तो उन्होंने वो काम कर दिया। अब जब काम कंप्लीट हुआ, ऑर्डर अच्छा हुआ, फुलफिल हो गया, पैसा कमाया कंपनी ने, तो यहाँ पे कमिटमेंट किसने पूरा किया? वर्कर ने, सबऑर्डिनेट्स ने, एम्प्लॉइज ने। तो इन रिटर्न किसको आप कमिटमेंट पूरा करना है? टॉप ऑर्डर को, सुपीरियर को, भैया जो उन्होंने बोला था अगर आप करोगे तो प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी आपको पे एक्स्ट्रा करेगी। तो अब कंपनी को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बात समझिए। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा बेटा? सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो सिस्टमेटिक वर्किंग करोगे, है ना, तो अगर ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशन पता है, तो ऑब्वियसली आपको फायदा क्या मिलेगा? सिस्टमेटिक वर्किंग होगा, साथ ही साथ आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अगर इसको वॉयलेट करते हो, उसको फॉलो नहीं करते, नुकसान क्या होगा? डिसऑर्डर होगा, काम करने का कोई तरीका नहीं, जिसकी जो इच्छा वो कर रहा है, कंफ्यूजन होगा और कियोस क्रिएट हो जाएगा। कियोस का मतलब दिमागी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, रायता फैल जाना सिंपल शब्दों में। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, क्योंकि कोई भी काम क्या कर रहा है? रिसोर्स वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक ही काम दो जने कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। चौरसिया साहब जैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिछले वाली स्लाइड में नहीं थे पर अब वापस से आ गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर चल जाते हैं पर हम इसको ले आते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं भैया। बहुत बढ़िया। डिले इन वर्क्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है तो फिर आप काम भी अपने हिसाब से करोगे, मन मर्जी से करोगे, कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? आपका काम डिले हो जाएगा। इज इट क्लियर? डिसिप्लिन मतलब समझ में आ गया। अब अगली बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। अगला प्रिंसिपल मैनेजमेंट बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। ना यूनिटी ऑफ कमांड को समझना बहुत इंपल्स है, इसको पहले हम पढ़ेंगे नहीं, पहले हम समझेंगे, बाद में पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। यहां मान लीजिए ये एक जना है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर A, 2 और 3 बॉस हो जाए, A, B और C, ये इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इसको इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इसको भी ऑर्डर मिल रहा है, तो ये क्या काम ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा, समझ में नहीं आया किसका ऑर्डर फुलफिल करूं किसका नहीं करूं, किसका काम पहले करूं किसका बाद में करूं। दूसरा क्या होगा? मान लीजिए इसने A का काम पहले कर दिया, B का नहीं करा, तो B इस पे चिल्लाएगा तूने मेरा काम क्यों नहीं करा। साथ ही साथ इनके बीच में भी लड़ाइयां हो जाएगी, तो ये बेचारा काम कंप्लीट कर नहीं पा रहा और ये खुद अपनी लड़ाइयां चालू रख रखे हैं, तो ये हुआ और बुरा हाल ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 को ऑर्डर देता है, इसके नीचे 3 जने हैं, 4 मान लीजिए, इसके नीचे 4 जने हैं, तो इसको पता है मेरे को इसको ऑर्डर देना है, इसको देना, दोनों को अलग अलग है, और इनको पता है कि मुझे इससे ऑर्डर रिसीव करना है, तो ये क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड होगा, क्योंकि इनको पता है मुझे किसका ऑर्डर मानना है, इसको पता है मुझे इसको मानना है, दैट्स इट। तो जब एक जने के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वही वाली बात है ना, कई बार आपके घर में मम्मी बोलती है, पापा भी बोलते हैं, आपके बड़े भैया भी बोलते हैं, तो बोलता है यार किस किस का काम करूँ, खुद का काम करूँ नहीं संभालू, उनका नहीं करूंगा, पापा का नहीं करूंगा तो डांटेंगे, मम्मी का नहीं करूंगा तो वो डांटेंगे, भैया का नहीं करूंगा तो वो डांटेंगे। सो दैट्स व्हाई यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। साथ ही साथ इफ देयर आर मोर बॉसेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ ईगो क्लैश अमंग द सुपीरियर। तो मैंने आपको बताया ना, ईगो क्लैश हो जाएगा, ए और बी में ईगो क्लैश, भैया तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों अपना काम करवा रहा है, ठीक है, अच्छा तेरी बात मानी, मेरी बात नहीं मानेगा, तो बी और ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुली इसको डांटेगा, तू मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है, इसका काम मुझे देख ले, मैं काम करवा सकता, तू काम नहीं करवा सकता, तो ये दोनों लड़ लेंगे आपसी में।
ईगो क्लैश, और ईगो क्लैश होगा तो ऑब्वियसली नुकसान किसको बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। ठीक है ना चौधरी साहब, समझ में आ गई बात आपको कि ईगो क्लैश अगर होगा तो मुसीबत होगी। तो अगर इसको समझना चाहते हो तो ये समझिए भैया, यूनिटी ऑफ कमांड देख लीजिए, याद है ना मूवी बाहुबली। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड है, एक ही जना ऑर्डर दे रहा है, बाकी सब खड़े हैं, तो इसने बोला भैया चलो भेज दीजिए भेज दीजिए भेज दीजिए। तो वहां से तभी अभी मान लीजिए यहाँ पे बल्लाल देव भी खड़े हो जाए, ठीक है, राजमाता भी खड़ी हो जाए, तो फिर वो तीनों एक दूसरे को किसको ऑर्डर देना है, किसका ऑर्डर लेना पता नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी ऑफ कमांड है कि इसका ऑर्डर मानना है। तो जैसे इसने करा तो देखिए भैया पीछे से जो है वो चला गया, उसके बाद वो तीर मारता, आग लग जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के भागने लग जाते हैं। ये तभी हुआ क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में, चले आगे चलिए जी। अगला हमें क्या कहना चाहता है भैया, इसके एप्लीकेशन होने पे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा और इसको अगर आप वॉयलेट करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या आएंगे। पहली बात तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो भाई आपको पता है, सबऑर्डिनेट को पता है कि मेरे को किससे ऑर्डर मिलना है और उसी के ऑर्डर को फॉलो करना है। सो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट के माइंड में। दूसरा, ईगो क्लैश नहीं होगा। अगर ईगो क्लैश नहीं होगा तो ऑब्वियसली फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। अगर फॉलो नहीं करते तो पहली बात तो सबऑर्डिनेट के समझ में आएगा कि मेरे को करना क्या है, किसका ऑर्डर पहले मानूं, किसका ऑर्डर बाद में मानूं। दूसरा, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी, और सबऑर्डिनेट को मौका मिल जाएगा। मतलब दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार गई तो वाला चीज होगा कि वो ऊपर लड़ते रहेंगे, इसका ऑर्डर भैया ए ने बोल दिया, बी का काम रह जाएगा, बी का कर दिया तो बोलेंगे ए ने सी ने मेरे को बोल दिया, तो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे दूसरे के ऊपर ही। भैया उस सी का काम, सी वाले सर जो है ना, उन्होंने मुझे बोल दिया काम करने के लिए, पहले उनका चला गया तो बी का काम आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का मौका भी मिल जाएगा। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और डिसिप्लिन ऑब्वियसली तो डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं रहेगा क्योंकि कमांड जब एक दूसरे का पता ही नहीं किसका फॉलो करना है किसका फॉलो नहीं करना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने आप को बचा लेगा। होता है ना कई बार, और अच्छा वही मौका मिल गया मैं बोल लूंगा, उसने मेरे को बुला लिया था मैं काम नहीं कर पाया। कट करते नहीं करते, कई बार खुद भी करते हैं यार। तो आपकी पर्सनल लाइफ से ये चीजें एप्लीकेबल हो पाती है। होता है ना कई बार आप किसी फंक्शन में हो, ठीक है, आपके घर में शादी है तो वहाँ देखने को मिल जाता है, आपको काम से आपके फादर ने बोला, इधर से आपके मामा जी ने, आपके बड़े मामा जी ने बोल दिया, उनके काम में लगे, पापा बोले क्यों नहीं हुआ, अरे बड़े मामा जी ने बोल दिया यार वो काम करने के लिए, क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था वहां पे। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलिए जी। अगला हम बात करते हैं दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को लेके। मतलब सब देखिए क्या होता है कि हर किसी का एक डायरेक्शन होता है, सब अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ये है कि भैया सबको एक डायरेक्शन मूव करना है तभी आप अपने गोल अचीव कर पाओगे, और अलग अलग डायरेक्शन जाओगे तो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यूनिटी डायरेक्शन क्या कहना चाहता है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। भाई जैसे मान लीजिए आपके 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, एक कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल है, और एक मान लीजिए कोई सा भी क्लोथ्स टेक्सटाइल हो चुका आपका, ये मान लीजिए हम मानते हैं मोबाइल डिपार्टमेंट या आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, फुटवेयर मान लीजिए, और थोड़ा आसान देने के लिए फुटवेयर डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली हर एक यूनिट का जो है एक प्लान होगा, ठीक है। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का अलग मार्केट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का अलग मार्केट है, फुटवेयर डिपार्टमेंट का अलग मार्केट है, इनका मार्केट एरिया अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है, मार्केटिंग अलग लेवल की होती है। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होता है बेटा, इनका अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, अब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट खुद के जो उनके लोग बाग हैं वो ही अलग अलग अगर प्लान फॉलो करेंगे तो इनका जो मार्केट है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसलिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो लोग हैं, ये एक यूनिट हो गया ना बेटा, ये एक यूनिट हो गया, तो इस यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, इस यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, और इस यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। तो वन यूनिट मींस वन प्लान, इट मींस इफ दिस अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, तो एक दूसरे कोऑर्डिनेट करेंगे और ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, देखिए हर डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एंड मस्ट हैव वन हेड वन प्लान ओनली, तो एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। कई बार होता है ना दोस्तों में, सबके यार अलग अलग प्लान बनते रहते हैं, कोई एक प्लान में टिकता ही नहीं है, तो कोई भी ये बोल देता है, कभी वो ये बोल देता है, तो जो आपके प्लान
प्लान ही अलग होते रहेंगे, हाँ, तो आपका डायरेक्शन भी अलग होगा, डायरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली आप गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। Example, if an organization is producing different lines of product, then each product has its own market and its own business environment। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने बताया कॉस्मेटिक का अलग मार्केट होगा, उसका एनवायरनमेंट अलग होगा, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग बाधाएं आएगी, टेक्सटाइल में अलग अलग बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी, हर्डल्स आएगा, फुटवेयर के अंदर अलग बिजनेस एनवायरनमेंट इंपैक्ट लाएगा, तो उनको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसीलिए इनके खुद के अलग प्लान्स होंगे और एक हेड होगा जो इनके प्लान उसी तरह मूव करता जाएगा। इज इट क्लियर? होता है ना कि आपका बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं यहाँ चलो आप लोग अपनी जगह जाओ, हम अपना प्लान कर लेंगे। तो ये क्या है कि आपका अलग एक्टिविटी, उनकी अलग एक्टिविटी है, पर प्लानिंग अगर सेम नहीं है, प्लानिंग आपकी जो 4 दोस्त है उनमें भी अगर अलग है तो फिर मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का खुद का एक प्लान होता है और उस डिपार्टमेंट जितने भी लोग हैं वो एक ही प्लान के बेसिस पे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि बात कर सकते हैं, देखिए कितनी ही हुई बाहुबली 1 बाहुबली 2 बनी, लास्ट में इनका एक ही डायरेक्शन था, एक ही चीज था, वो क्या था भैया, बाहुबली को क्या बनाना है, राजा बनाना है। ठीक है, ये अमरेंद्र बाहुबली थे, महेंद्र बाहुबली बने, बाद में उनके बेटे बने, तो पर जो रिजल्ट था, यूनिटी थी, डायरेक्शन था, वो एक ही चीज का था कि भैया इसको क्या बनाना है, राजा बना देना है, इसको किंग बनाना है वहाँ का। सो दैट्स वाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे बात समझ में, तो जितनी लड़ाई हुई, संघर्ष हुई, जितने लोग इसके साथ थे, पर उनका एक ही इरादा था, एक ही प्लानिंग थी, एक ही सोच थी कि भैया कुछ भी हो जाए, कितना भी साल निकल जाए, पर क्या करना है, हमें ये डायरेक्शन पे पहुंचना है, हमें ये गोल्स पे पहुंचना है। तो बीच इसमें डायरेक्शन बढ़ गए, इसलिए 2 पार्ट में जाके क्या बन पाए, राजा बन पाए। अगर पहले ही डायरेक्शन सही रहती, ठीक है, बीच में भटकते ही नहीं, तो फिर ये पहले वाले पार्ट में क्या बन जाते, राजा बन जाते। चलिए जी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ऐसे राजा मौली जी बोलेंगे भैया क्या हम पे संदेह कर रहे हो। ठीक है, चलिए जी अगली बात करते हैं। अगला तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही डायरेक्शन है, एक ही प्लानिंग है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इजीली अचीव हो जाएंगे बच्चा। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। तो जितने भी एम्प्लॉइज के एफर्ट है वो एक ही तरफ जाएंगे ना भाई, सभी जो ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल के अलग अलग प्लानिंग होती है, अलग गोल्स होते हैं अचीव करने के लिए, वो ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, पर उनके एफर्ट्स को एक तरफ मूव कर दीजिए भैया। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे तो आपके गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर इसका वॉयलेशन करते हो, अगर आप इसको अवॉइड करते हो कि भैया हम जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एफर्ट बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो वाली बात है, अरे वो काम करना ही नहीं था, क्यों करा जबरदस्ती, और मेरे को लगा अरे क्यों, वो काम का लेना देना ही नहीं है हमारे गोल से। इट मीन्स अगर आप अलग डायरेक्शन में काम करोगे तो वो जो एफर्ट और जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो बेनिफिशियल नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कबाड़ा किसी ने कर दिया पहले उसको सुधारोगे, फिर वापस से काम पे लगोगे। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कोई चीज, क्या होता है ना, कई बार सिर्फ हमारे फायदे के लिए वो काम कर देते हैं, पर उसका इम्पैक्ट जो है बहुत लोगों के लिए नेगेटिव होता है। पर आप देखते हो यार मेरा तो फायदा हो रहा है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या करना है, मेरे को क्या मतलब, तो आपका क्या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बोलता है भैया अपनी इंटरेस्ट को कम रखिए, अपनी इंटरेस्ट को हटा दीजिए और वो फैसला लीजिए, वो डिसीजंस लीजिए जिससे पूरी जनता का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको कोई डिसीजन ले रहा है उसमें लग रहा है सिर्फ मेरा ही फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, तो वो डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। तो बेसिकली सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बोलता है द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसेट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो आगे रहना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो आगे रहनी चाहिए। कई बार होता है ना, आप या मैं घर वालों के लिए करता हूं यार, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं करता, मैंने घर वालों के लिए वो चीज छोड़ दी।
यहाँ पे क्या हुआ, आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटा दिया, ओवरऑल जनरल इंटरेस्ट देखा कि ये ज़्यादा करने से घर वाले मेरे खुश रहेंगे। हर किसी की लाइफ में ये चीज़ होती है, ठीक है। कई बार आपकी इच्छा होती है कुछ चीज़ करने की या कोई जाने की, बाहर जाने की, और आपको पता है यार जाऊँगा तो घर में थोड़ी से माहौल ख़राब हो जाएगा, घर वाले लड़ाई करेंगे, डांटेंगे, फिर 2-3 दिन तक माथा फोड़ी रहेगी, तो आप बोलो छोड़ यार ऐसा काम करना ही क्यों है। तो आपने क्या करा, आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट कम कर दिया। सेम अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि मान लेते इस तरह से कि जैसे एक वर्कर है, ठीक है, रमेश। अब रमेश चाहता है मुझे सैलरी ज़्यादा मिले और काम कम करूं, ठीक है, सैलरी मुझे ज़्यादा मिल जाए और काम मैं कम करूं। तो उसका अब वो ये देख रहा कंपनी की चाहे हालत फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, ठीक है, कंपनी अच्छा कमा नहीं रही, अभी क्राइसिस से चल रही है, पर उसको सिर्फ अपनी खुद की लगी हुई है कि भाई मैं तो क्या करूं, आप देखो अपना देखना है तो मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो पैसा चाहिए ज़्यादा, दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर या सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है। आगे बात समझिए बेटा, क्लियर है, ठीक है। सो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी सैक्रिफाइस्ड बिकॉज इंडिविजुअल विल एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा, तरक्की की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा ना, तभी एक इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा सैलरी कमाना, वो तभी फुलफिल होगा। भाई आप मान लो 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, पर वो कंपनी अभी कमा ही नहीं रही 1 लाख, तो आपको कहाँ से दे देगी। तो आप पहले कंपनी को बढ़ाओ, कंपनी के पास पहुंचने दो 50 लाख रुपए महीने की, तो आपको 1 लाख रुपए भी दे देगी। बात समझ में आ गई। सो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को सैक्रिफाइस मत करना खुद के इंडिविजुअल पर्पस के लिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर पाएगा जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, प्रॉस्पर होगी, आगे बढ़ेगी। तो अगर मैं इसका इफेक्ट दिखाऊं तो ये देखिए, ये याद है सीन, ये सीन याद है, ये कौन है हमारे, ये कौन है, कटप्पा, ठीक है। तो बाहुबली 1 जब खत्म हुई तो क्या ध्यान में था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और उसके ऊपर खूब मीम बने थे। तो सब सवाल पूछे भैया कटप्पा ने क्यों मारा, कटप्पा ने क्यों मारा। कटप्पा ने मारा तो सही, पर करवाया किसने ये काम करवाया था भल्लाल देव ने, जो इनके भाई थे, ठीक है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, क्या देखा, अपना इंटरेस्ट देखा कि मुझे राजा बनना है। उससे हुआ क्या, नुकसान हुआ, पूरी प्रजा को नुकसान हुआ। बाहुबली की डेथ हो गई, इनकी जो राजमाता थी शिवकामनी, उनकी डेथ हुई, और पूरे राज्य में जो लोग थे वो नाखुश हो गए। उनको बेचारों को ऐसे क्या बोलते हैं, कैदियों की तरह रखा गया, ठीक है, कैदियों की तरह काम कराया गया, उन पे अत्याचार किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा। उन्होंने देखा कि बाहुबली से भाई इतना सब लोग प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ की जनता, अगर ये बन जाता तो कितना अच्छा होता, महेशमती वगैरह वगैरह एग्जाम्पल रूप में। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जो भल्लाल देव थे उन्होंने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा, ना कि जनरल इंटरेस्ट देखा। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट अगर बताते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा तो इंडिविजुअल भी प्रॉस्पर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज के गोल तो वैसे भी अचीव नहीं हो पाएंगे अगर वॉयलेशन होता है तो। क्लियर है। चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, ठीक है, लोगों की आय, इनकम, पैसा, भैया जो जितनी डिजर्व करता है उतना मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लड़के को ज़्यादा मिल रहा है, लड़की को कम मिल रहा है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी, जितनी वो मेहनत कर रहा है उतना उसको मिलना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कई बार कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। कई बार कंपनी स्टार्टिंग में कम पे करती है, थोड़ी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कम है, पर जैसे जैसे आप प्रॉस्पर करोगे, जैसे अपने पढ़ा पीछे वाले में, तो कंपनी प्रॉस्पर करेगी तो आप भी प्रॉस्पर करोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। So what it says बेटा, employees in the organization must be paid fairly to give them maximum satisfaction। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड्स हैं ये। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं काम कर रहे हो, दिन भर गधा पिचाई कर रहे हो, है ना, गधों की तरह लगे पड़े हो, और हाथ में आ रहा है इतने पैसे, बच भी नहीं रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, तो फिर आप नहीं जाना चाहते, आप वहाँ काम नहीं करना चाहते, आप कंपनी छोड़ दोगे, दूसरी जगह चल जाओ काम करने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। सो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई इतना पैसा मिले कि कम से कम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कंटिन्यू मेंटेन कर सके। भाई आज छोटी सी बात है, हर कोई चाहता है भाई घर में टीवी हो, फ्रिज हो,
गाड़ी नहीं हो चलेगा, मतलब अगर गाड़ी छोटी छोटी हो जाए, ठीक है, सेकेंड हैंड भी ले जाए तो वो ठीक है, या फिर स्कूटी हो, बाइक हो, ठीक है, एक अच्छी सी अपने बच्चे, छोटे बच्चे तो उनको अच्छी स्कूल में भेज सके, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कुछ सेविंग्स अपनी कर सकें। डिससैटिस्फैक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो भैया डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, लोग छोड़ छोड़ के जाने चालू हो जाएंगे। द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, भैया आप वो वाली बात मैंने बताया ना, अब ये तो बात है कि एम्प्लॉय चाहता है मुझे अच्छी रेम्यूनरेशन मिले, पर कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, जहां आप काम कर रहे हो भाई उसकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, खुद क्राइसिस में चल रही है कंपनी, पहले ये देखना पड़ेगा। बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज रेट ऑफ द गवर्नमेंट, वेज रेट एक्ट जो है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला अगर मान लीजिए किसी भी लेबर को 7,500 रुपए से कम नहीं मिलेगा महीने के, तो आप उससे कम नहीं दे सकते, नहीं तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। ये एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, दूसरा साथ में आपको देखना पड़ेगा कि भैया जिस तरह का बिजनेस में कर रहा हूं उस तरह के बिजनेस जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़े दिन काम करेगा और दूसरे बिजनेस वाला उसको कैप्चर कर लेगा, वो चला जाएगा वहाँ पे, और आपको तो एम्प्लॉय जाता जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो कई बार जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो थोड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं, वो सोचते हैं हमें तो और मिल जाएंगे 10 लोग काम करने वाले। अरे 10 लोग काम करने वाले तो मिल जाएंगे, पर जो बंदा आपके लिए मेहनत करके गया है, क्या उतनी मेहनत वो कर पाएगा, उसी लगन से वो कर पाएगा? उस बंदे को हायर करोगे, मान लीजिए वो उतना मेहनत नहीं कर पाया, ठीक है, पैसे आप दे तो रहे हो पर उतनी मेहनत नहीं कर पाया और वो भी चला गया, तो कितनी बार 10 लोग को भरते रहोगे? ठीक है, वो एफिशिएंसी ला पाओगे जो पुराने वाले के अंदर थी। सो दैट्स वाई ये चीजें भी सोचना जरूरी है कि एम्प्लॉयर को जब वो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी बंदे को निकालता है तो। ठीक है, अगला पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड। ऑब्वियसली बात है, डिवोशन एंड कमिटमेंट ज्यादा बढ़ेगा एम्प्लॉय का। अगर अच्छी सैलरी दे रहे हो उसको, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, तो ऑब्वियसली लॉयल होगा कंपनी के लिए ज्यादा कमिटेड हो जाएगा कि मैं कंपनी को आगे और बढ़ाना है, प्रॉस्पर करना है और मेहनत करना है। इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप इसको फॉलोएट करोगे, इस रूल को एप्लीकेबल नहीं करोगे, तो भैया लोग छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे और आप दूसरे लोगों को बढ़ते जाओगे, वो भी छोड़ के एक दिन चले जाएंगे। डिससैटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो डिससैटिस्फैक्शन ऑब्वियसली और डीमोटिवेट होंगे, बोलेंगे यार छोड़ रहे यार निकल के, वो तो हमेशा क्या करते रहेंगे लोग बाग, नौकरी की तलाश करते रहेंगे। जैसे उनकी दूसरी नौकरी मिलेगी वो बोलेंगे चल तू जाए काम कर, अपना नौकरी रख, मैं तो चल गया दूसरी नौकरी में। और उस समय अगर मान लीजिए आपको कोई प्लान आ रहा है तो फिर बैठे रह जाओगे, अब धरे। चलिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, हमें जो बोल रहा है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलना चाहता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ जो बॉस होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एम्प्लॉयर जो होते हैं उनका एटीट्यूड होता है कि भैया सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए, सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन, जब आप क्या करते हो, अथॉरिटीज जो होती है डिसीजन मेकिंग की वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो नीचे जो आपके लोअर लेवल तक वहाँ पे। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, सर्टेन एज तक आप देखते हो कि आपके फादर ही घर में सारे डिसीजंस लेते हैं, मीन्स वो सेंट्रलाइजेशन है। आपको बाहर जाना है, नाइट आउट करना है, या आपको बुक्स लेनी है, आपको जो भी पैसा जमा कराना है, सारा डिसीजन कौन लेगा? फादर लेगा। फादर से पूछोगे, वो हाँ कहेंगे तो एक्सेप्टेबल, नहीं तो रिजेक्ट। इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, आप स्कूल जाते हो, प्रिंसिपल के पास कुछ पावर्स है, उसने पावर डिस्ट्रीब्यूट का, प्रिंसिपल हो गया, फिर वाइस प्रिंसिपल हो गया, फिर एचओडी हो गया, फिर आपके क्लास टीचर्स हो गए, फिर मॉनिटर्स हो गए, तो सबको कुछ ना कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, उसको बोलते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली आप फोटोज देखते हो कि ये बंदा और इसके पास सारे पावर्स हैं और ये बोल रहा है इसको ये सारे जो है डिसीजंस ले सकते हैं, इसके बिना कोई भी कोई काम नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन में ये है, इसने इसको भी दे रखा है, इसने इसको भी दे रखा है, इसने पावर सबको बांट रखी है। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन का मतलब है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। कुछ ही लोगों के पास सारी पावर है और वो ही डिसीजंस लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सभी को कुछ ना कुछ पावर दे रखी है जिसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस पावर को यूज करके सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं बेटा, है ना। फेयोल ने एक बात बोली थी, टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ना तो देखो बेटा, ना ही पूरा सेंट्रलाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट कर सकता है और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन वर्कआउट कर सकता है। अब इसको अगर आप देखना चाहो सर कैसे, तो आपके घर में आप देखो पहले तो कुछ सारे अगर डिसीजन पापा लेते हो सेंट्रलाइजेशन, पर कई बार सारे डिसीजन वो भी ले नहीं पाते, ठीक है। एक एज के बाद मम्मी थोड़ा इन्वॉल्व होना चालू होती है, मम्मी बोलती है बच्चा ये चाहता है वो चाहता है, वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। पर यहाँ पे क्या हुआ, पापा ने कुछ पोजीशन अपने पास, कुछ पावर तो अपने पास रख रखी है। कभी हम बोलते हैं यार ये तो मैं तो दे सकता हूँ, पर इसका
डिसीजन जो है ना फादर ही लेंगे। आपको मान लो गोवा जाना है, हर बच्चे की ज़िंदगी में ये दिन आता ही है, ठीक है। 12th क्लास में हो या तो आपके मन में आ चुका है या आने वाला है, यार गोवा तो जाना बनता है। अब गोवा के नाम से ना हमारी फैमिलीज के अंदर एक बात बड़ी फेमस है, उसका जो क्या बोलते हैं परसेप्शन इस तरह से बना हुआ, गोवा जाओगे तो गलत काम होगा यार, वहाँ तो ऐसे लोग गंदे गंदे हरकतें करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं, बच्चा बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर मान लीजिए आपको जाना है उदयपुर या आपको मंदिर जाना, तो मम्मी मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ, हाँ जा बेटा जाया। मम्मी दोस्त के घर जाके आ रहा हूँ, हाँ जाया। मम्मी गोवा जाना है, अबे बैठ जा, पापा जी बोलेंगे तो ही। तो यहाँ पे क्या एक सर्टेन पावर्स है मम्मी को दे रखा है, पर कुछ पावर्स है जो एकदम पूरे पापा के पास है और उसके बिना वो चीज़ नहीं हो सकती। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन चल सकता है ना डिसेंट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ही सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक पॉलिसी स्ट्रेटेजीज जो है बेटा वो टॉप लेवल अपने पास रखता है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है अपने पास रखता है। उसके अलावा रूटीन वर्क जो है जैसे परचेज करना, सेल करना, ठीक है, ये सब चीजें कौन करता है बेटा, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उनको पावर दे रखी है, स्टाफिंग करना, लोगों को हायरिंग करना, मैनेजर के पास पावर दे रखी है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो फुल सेंट्रलाइजेशन चल सकता है ना ही फुल डिसेंट्रलाइजेशन चल सकता है। जैसे कि आपके स्कूल को ले लीजिए, कुछ पावर जो प्रिंसिपल के पास ही, वो वाइस प्रिंसिपल के पास भी नहीं है, वो एचओडी के पास भी नहीं है, वो टीचर्स के पास भी नहीं है, वो सिर्फ प्रिंसिपल के पास ही है। तो उनके पास ही आप वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो वो तो हो गया उनका सेंट्रलाइज। और बाकी डिसीजंस उन्होंने क्या कर रखा है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्लिप देख के बताना भैया, याद है महिष्मती जो रानी थी, राजमाता थी, और उनका एक डायलॉग था, क्या डायलॉग था, मेरा वचन ही शासन है। तो ये क्या थी, सेंट्रलाइज थी भैया, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है। फिर आप धीरे देखें, बाद में पहले स्टार्टिंग में सेंट्रलाइज थी, बाद में डिसेंट्रलाइज हुआ, ठीक है। बाहुबली और भल्लाल देव को भी इन्होंने थोड़ी अथॉरिटी दी, पावर्स दी, पर एट दी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी वो इनके पास थी। तो हम बोल सकते हैं इन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों फॉलो किया था। तो यहाँ पे तभी आपको ये देखने को मिला था, देखा ना, ये सीन स्टार्टिंग सीन होता है, कटप्पा आवाज में कटप्पा नीचे कूदता और सबको मार देता है। तो फर्स्ट सीन ये जब मैंने देखा था ना, ऐसा मतलब लगा यार क्या ही सीन, क्या ही मूवी स्टार्टिंग थी, मतलब हर कुछ ही था ये तो स्टार्टिंग, है ना। चलिए जी अगली बात करते हैं। अगर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा बेटा, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन दोनों मिलेगा आपको। भाई दोनों इफेक्ट करोगे, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक्टिव करोगे तो सेंट्रलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा। फास्ट डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। तो ऑपरेशनल लेवल फटाफट डिसीजन हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पावर है वो चीज करने की, और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा। टॉप लेवल देखता रहेगा, कुछ गड़बड़ होगी तो वापस उनको खींच लेगा। अगर फॉलो नहीं करते तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्या होगा बेटा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको टॉप अथॉरिटी जब तक ऑर्डर नहीं देगी तब तक आप उस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते। आगे बात, तो अगर सारी पावर राजमाता रखो, कुछ भी नहीं बोलने दे, कुछ भी नहीं करने दे, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा उसका हाँ आएगा या ना आएगा, और तब तक गुंडे भाग जाएंगे। फिर बेटे रहो। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। हर कोई बोलेगा अरे मेरे पास ही पावर है, तू क्या समझता, चल निकल यहाँ से, तो आपकी अथॉरिटी मिसयूज होगी, ठीक है बेटा, आपकी अथॉरिटी मिसयूज होगी। तो हमने ये आज कंप्लीट किया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन तक। अब जैसे कि आप देख सकते हो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे, और ऐप में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बेटा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है CUET का, वो भी चल रहा है, क्लास 11 12 आप देख ही रहे। कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम IIT JEE नीट बैंक SSC, यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे होता है CBSE उदय बैच, शिखर बैच, प्रारंभ एंड टॉपर्स बैच आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जाइए और इजीली, है ना, EAZILV प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर और शुभ रात्रि।